नमस्ते दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में, जहाँ पे हम द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल्स और उनसे के समाचारों की एक चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम जिन आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनमें से जो पहला आर्टिकल है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जुड़े हुए जो कर्तव्य है उनके बारे में बात करता है, और पाकिस्तान ने जो अभी एक कदम उठाया है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करता है। जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है वो हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम जिसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करता है। तो भारत में आने की क्यों जरूरत है, भारत में किस रूप में ये आ सकता है, इसके बारे में जानकारी देता हुआ ये आर्टिकल है। जो आज का हमारा तीसरा आर्टिकल है वो हमारी टैक्स प्रणाली के बारे में है। अभी ऑनरिंग द ऑनेस्ट एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है सरकार ने। उसके अलावा भी और कौन कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे हम हमारी टैक्स प्रणाली को और अच्छा कर सकते हैं, और उससे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं वो भी हम इसमें सारे चर्चा करेंगे। उसके बाद में अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है, इसमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने के पहले ये लॉ सीखो के कुछ कोर्सेस है, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देना चाहूंगा। उनमें से जो एक कोर्स है वो है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी न्याय परीक्षा की तैयारी के लिए है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो लॉ सीखो की वेबसाइट पे जाके इन सारे कोर्सेज के बारे में एक बार जरूर जाएंगे। तो देखते आज का हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो ये है कि इनमें से कौन से प्रदेश से पोंडा जो ट्राइबल कम्युनिटी जो जनजातीय समूह है वो ताल्लुकात रखता है। तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी असम। जो भी आपका उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो आज का जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वह यह है कि भारत में टैक्स प्रणाली से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर एक चर्चा करें, साथ ही इन मुद्दों से जुड़े समाधान के लिए उठाए जाने वाले सकारात्मक कदमों पर चर्चा करें। तो आप इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है FATF, जो कि है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम वित्तीय कार्यवाही कार्यदल कहते हैं, उसके और पाकिस्तान ने जो अभी एक कदम उठाया है उसके बारे में। तो पाकिस्तान ने अभी एक कदम उठाया है कि वो 87 जो टेररिस्ट है उनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पब्लिश करेगा ऐसा। उसके साथ में एक स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी जो ऑर्डर है SRO, उसमें इनको शामिल करते हुए वो ये ऑर्डर पास करेगा, जो कि UNSC कमेटी का जो रिजोल्यूशन है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के, और ये एक कदम है। तो पाकिस्तान ने ये कदम क्यों उठाया है? पाकिस्तान ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि UNSC, ISIL और अल कायदा सैंक्शन कमेटी जो है उनसे जुड़े हुए जो अभी तक रिजोल्यूशन पास हुए थे उसके एक यूनिफॉर्मिटी में, उसके समान रूप में आने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया हुआ था। उसके साथ में ये जरूरी क्यों हो जाता था, क्योंकि अभी FAFT का प्लेनरी सेशन होने वाला है, एक आगामी मीटिंग होने वाली है। उसमें अगर पाकिस्तान ये कदम नहीं उठाता तो 2019 में पाकिस्तान को वैसे ही ग्रे कंट्रीज की लिस्ट में डाला हुआ था, और अगर पाकिस्तान ऐसा कदम नहीं उठाता तो अब वो ग्रे से और डाउनग्रेड होके और नीचे होकर वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता। तो कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट में अभी सिर्फ पूरे विश्व में दो ही कंट्री है, ईरान और नॉर्थ कोरिया। आप जानते हैं वो दोनों कंट्री कैसी है, तो पाकिस्तान उस लिस्ट में आके खड़े हो जाता। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए और अपना जो वैश्विक स्तर पे जो इमेज है उसको सुधारने के लिए पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। तो चलिए थोड़ा FAFT जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में पेरिस में फाउंड हुआ था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन का गठन इसलिए हुआ था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ब्लैक मनी या जो क्राइम से मनी आता है उसको व्हाइट कर देते हैं, आप ये देखते हैं कि तो इसको अवॉइड करने के लिए और उनको क्रिमिनलाइज करने के लिए जो ये काम करते हैं उसके लिए इसका गठन हुआ था। तो इसका गठन जो है वो G7 कंट्रीज में करा था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि G7 कंट्रीज कौन कौन सी है। तो G7 कंट्रीज में US, जापान, जर्मनी, UK, कनाडा, इटली और फ्रांस, ये 7 कंट्रीज आती है।
तो जैसे मैंने बताया मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म फंडिंग था उसका भी कार्य क्षेत्र, उसका क्षेत्र बढ़ा के उसको टेररिज्म फंडिंग कर दिया गया सन 2000 में। अभी प्रेसिडेंसी जो डॉक्टर मार्कस क्लियर है जर्मनी के, वो उनकी अध्यक्षता में ये होने वाली ये मीटिंग है। तो देखना होगा कि पाकिस्तान ने जो ये कदम उठाया है उससे पाकिस्तान पे क्या प्रभाव पड़ता है और वो ग्रे लिस्ट पे अपग्रेड होता है या एफएफटी जो है कमिटी इसको और डाउनग्रेड करेंगी। तो अभी अ, अपनी एक जानकारी के लिए जानना जरूरी है कि अभी 39 मेंबर्स 39 मेंबर है इस कमेटी में, जिनमें से भारत भी इसका एक मेंबर है। तो आज का हमारा आर्टिकल हेल्थ रिफॉर्म्स में है। कोविड-19 के चलते हुए जो कभी इतना उस मुद्दे पर दृष्टि नहीं जाती थी सबकी, उस मुद्दे पर अब सबकी दृष्टि चली गई है। हेल्थ रिफॉर्म एक चर्चा का विषय बन गया है, एक डिबेटिंग इश्यू बन गया है, जिसपे आए दिन चर्चा होती ही जाती है। तो आप अगर हमारे एनालिसिस, हमारे विश्लेषण को फॉलो करते हैं तो आप कहीं हमको हफ्ते में कम से कम 3-4 आर्टिकल ऐसे मिलते ही है जिसमें कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में एक चर्चा होती है। तो आज की जो चर्चा है वो है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के बारे में, जिसे हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहते हैं। तो ये क्या है यूनिवर्सल सार्वभौमिक? सार्वभौमिक आपको पता है कि जिसका पहुंच सब तक हो। यूनिवर्सल मतलब हर एक छोटे से छोटे या जो समाज का सबका निचला तबका है, जो सबसे आखिरी इंसान भी है हमारे समाज का, हमारे देश का, उस तक इसकी हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था की पहुंच होना, उसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहेंगे। तो कोविड-19 के आते हुए भारत और यूएस, जो एक देश जो तीसरे नंबर पे है और एक देश जो पहले नंबर है पे है कोविड-19 के संयुक्त केसेस में, इन देशों में कहीं ना कहीं इसकी जरूरत महसूस हुई कि एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए। तो पुरानी अगर हम लेगेसी की बात करें और कुछ समस्याओं की बात करें, तो पहले हम अगर यूएस की दृष्टि में बात करें तो यूएस में अभी अभी एक फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर वो बदल नहीं सकता, ऐसी राइटर ने बात की है, क्योंकि वहां पे एक फ्रेगमेंटेड प्राइवेट इंश्योरेंस है और एक एक्सपेंसिव स्पेशलाइज्ड केयर है। तो जो आखिरी आदमी तक या यूनिवर्सल कवरेज है उस तक नहीं पहुंचने का एक ये कारण बताया गया है। और अगर हम भारत की दृष्टि में देखें तो यहाँ पर एक वीक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पर प्राइवेट हेल्थ स्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है, पर दूसरी ओर देखें तो जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं गिर रहा है। तो इसको सुधार करने की जरूरत है। उसी में जब हेल्थ इंश्योरेंस की जो है हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई है, एक हेल्थ कवरेज की बात की गई है कि अगर आप बीमार होते हैं या आपके साथ में कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिससे आपको ऑफिस में हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और बहुत ज्यादा खर्चा होता, तो वो इससे एक आपको कवरेज प्रदान करेगा। पर इस कवरेज में प्राइवेट प्लेयर्स का मुख्य रोल देखने को मिलता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक राइटर बताते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ केयर है, जो गरीब की जहाँ पर पहुंच रहती है, जो पब्लिक हेल्थ केयर है, उसको दुर्लक्ष किया गया है, उसके और ध्यान इतना नहीं दिया गया है। तो आज अगर हम देखें हमारे भारत में, तो ठीक है आप हेल्थ कवरेज तो दे दोगे, लेकिन अगर आपके पास में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं है, आपके पास में अच्छा हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही नहीं है, तो उस हेल्थ कवरेज का मतलब क्या निकलेगा? क्योंकि हमारे देश में अगर हम देखें तो 2/3 जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वो तो सिर्फ बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, जो हमारी बड़ी सिटीज है, उन्हीं में ही मौजूद है। और आपको पता है कि हमारी जो मुख्य पॉपुलेशन है, जो हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन है, वो तो हमारे गांवों में, हमारे रूरल एरियाज में रहती है। तो फिर आप छोटे छोटे शहर में नहीं है, रूरल एरियाज में नहीं है, तो आप कैसे एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल कवरेज, हेल्थ कवरेज आप जनता को दे सकते हैं? उसके अलावा जो दूसरा बिंदु बताया गया है वो ये है कि अगर आपको यूनिवर्सल कवरेज देना है तो कहीं ना कहीं आपको काफी निचले स्तर तक जाकर और काफी मजबूत फैसलों से ये एक रिफॉर्म लाना पड़ेगा, हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और दृढ़ बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद में एक जो हमारे रेगुलेटरी प्रोविजंस है,
उनकी कमियों की बात की गई है राइटर ने कि जो यूनिवर्सल इंश्योरेंस है और जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एनडीएचएम जिसे हम कहते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो आप ये ला तो रहे हैं, पर आप इसको लागू कैसे करेंगे? ठीक है, अगर एक गांव है वहां पर एक हमारा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर पहले से ही साफ पानी और एकदम बेसिक सुविधा भी मौजूद नहीं है, वहां पर आप डिजिटल हेल्थ मिशन लागू कैसे करेंगे जब वहां पे डॉक्टर के पास में एक लैपटॉप होना चाहिए, जो बेसिक इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह होनी चाहिए। हमारे गाँव तक अभी तक इंटरनेट की पहुंच अच्छी से नहीं पहुंची है। अभी अभी तो हमारे गाँव सारे इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं, ठीक है, वहां पे बिजली पहुंची है और अभी आप नेट वहां पर नहीं पहुंचा है, वहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके रहते हुए आप ये सारे जो मिशन हैं, ये सारे जो कदम हैं, उनको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? और वही यूनिवर्सल इंश्योरेंस को भी आप, उसका फायदा तो आखिरी आदमी को तब पहुंचेगा तब उसके पास में स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। तो अब राइटर ने ये कहा है कि इसको हम और मजबूत बनाने के लिए क्या जरूरत है, तो एक मजबूत नियामक और प्रशासनिक वास्तुकला की जरूरत है, जिसे हम रोबस्ट रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर कहेंगे। तो एक मजबूत सिस्टम लाने की जरूरत है, उसके साथ में एक विशाल प्रशासनिक व्यय, एक एक्सपेंस करने की भी जरूरत है, उसके साथ में तकनीकी क्षमताएं भी हमको हमारी बढ़ाने की जरूरत है। तो चलिए, जो आज का हमारा तीसरा आर्टिकल है वो है एल्यूसिव टैक्स पेयर इन इंडिया। एल्यूसिव मतलब होता है कि ऐसे प्रवृत्ति वाला मनुष्य या ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग जिनकी कहीं ना कहीं एक टालम टोल की प्रवृत्ति होती है, जो कि टालते हैं टैक्स देना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका टाइटल है, देखते आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। तो आर्टिकल में ये समाचार में क्यों, तो ये हमारे न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कोविड के चलते हुए हमारी नेशनल इनकम गिरी है, बहुत से लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, एक एम्प्लॉयमेंट में एक डाउनफॉल देखने को मिला है, उसके चलते हुए कहीं ना कहीं हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, उसमें भी गिरावट आने की एक बहुत बड़ी संभावना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक प्लेटफॉर्म, एक टैक्स रिफॉर्म प्लेटफॉर्म की घोषणा करी हुई है, जो कि है ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जिसमें फेसलेस असेसमेंट होगा, फेसलेस अपील होगी और एक चार्टर लाने की बात की गई है। तो उसके चलते उन्होंने ये भी उसी जो अभिभाषण हुआ था प्रधानमंत्री जी का स्वतंत्रता दिवस में, उन्होंने बताया कि हमारी 135 करोड़ की जनसंख्या में से केवल 1.5 करोड़ लोग हैं वही केवल टैक्स देते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम आना बहुत जरूरी है। तो अब राइटर ने बात करी है कि टैक्स पेयर का जो नंबर है वो कम क्यों है हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं अभी जो एक कदम उठाया गया टैक्स कंसेशन का, कि अभी पहले हमारे पास में एक ही तरीके का टैक्स जो कर प्रणाली होती है, उनमें से एक ही प्रणाली हमारे पास में होती थी, लेकिन अभी जो घोषणा हुई थी हमारे बजट सेशन में, उसमें दो प्रणाली लाने की बात की गई। एक प्रणाली जो नई प्रणाली इंट्रोड्यूस की गई वो था हमारा कि 5 लाख से जो कम, 5 लाख से जो कम इनकम वाले लोग हैं, वो इससे एग्जम्प्ट कर दिए जाएंगे, पर उनको जो दूसरे एग्जम्पशन मिलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में वो नहीं मिला करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग अपने आप को उस ही स्लैब में लाकर टैक्स से, टैक्स कंसेशन का फायदा उठा लेंगे। तो एक ये संभावना इसलिए बनती है कि टैक्स का कहीं ना कहीं जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होगा। उसके बाद में बात कही गई है कि फेलियर ऑफ लॉस। तो जो हमारे अब समृद्ध जो हमारे लोग हैं, जो हमारी जनसंख्या भारत में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये हमारे ऐसे टैक्स लॉज बने हैं कि वो अपने आप को उससे बचा लेते हैं, उससे टालम टोल करके अपने आप को बचा लेते हैं टैक्स देने से। तो उनका कवरेज नहीं है, वो इस जो टैक्स नेट में लाने की बात की गई, उनको टैक्स नेट में लाने की बात की गई है। उसके बाद में अगर हम देखें हमारे भारत देश में, तो जो हमारे भारत की जो ऊपरी अगर हम 10% भारतीयों को देखें, तो वो भारत की 55% इनकम के अधिकारी है, उनके उसके मालिक है, ठीक है। जो 55% जो इनकम होती है वो भारत के केवल टॉप 10% लोग ही कमा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ब्लैक मनी भी इंक्लूड होता है। तो इन टॉप 10% पे अगर आप फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका
जो टैक्स पेयर है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर से और आपका जो टैक्स अमाउंट कलेक्टेड होता है उसमें भी सुधार होने की गुंजाइश है। उसके साथ में राइटर ने बताया है कि 2014 से लेकर 19 तक 23,000 जो हाई नेटवर्थ वाले लोग थे उन्होंने भारत देश को छोड़ दिया। भारत देश में क्यों हाई नेटवर्थ वाले लोग रहना पसंद नहीं करते? उसका एक कारण ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो टैक्स स्लैब्स है वो काफी ज्यादा हाई है। अगर आप टैक्स हेवन कंट्रीज की बात करेंगे जहाँ पे दो मुश्किल 1% ही टैक्स देने की जरूरत पड़ती है उनकी इनकम पे, उनकी वेल्थ पे, तो इसीलिए भी अपनी नेशनलिटी लोग चेंज कर जाते हैं, भारत देश छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो मल्टीनेशनल कंपनी का है, आप अपना रजिस्टर ऑफिस कहीं और बना दिए, आप कंट्री नागरिकता बदल दे, तो उससे इतना ज्यादा लोगों को फायदा मिलता है सेवन कंट्रीज में, इसीलिए वो भारत देश जैसे देश को छोड़ के कहीं और बसना भी अ, आसान समझते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में राइटर ने कहा है कि एक फेलियर है गवर्नमेंट पॉलिसी का कहीं ना कहीं, कि हम हमारा जो एक बात की गई थी कि हम काला धन जो है, ब्लैक मनी जो है, इस सरकार का एक उद्देश्य था आने के पहले कि हम ब्लैक मनी लेकर आएंगे, तो वो हम नहीं ला पाए हैं, तो एक बहुत बड़ा ये पॉलिसी फेलियर बताया गया है। उसके बाद में आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय में एक विवाद से विश्वास करके एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया गया था सरकार के द्वारा, जो कि एक टैक्स डिस्प्यूट्स जो होते हैं, जो टैक्स विवाद होते हैं, उनको सुलझाने के लिए ये एक मंच एक प्रोग्राम चलाया गया था, तो ये भी उतने अच्छे तरीके से कारगर नहीं हो पाया। तो देखिए, एक आप ये जो फिगर देख रहे होगे सैलरीड वर्सेस प्रोफेशनल, जो आय वाले और जो प्रोफेशनल्स है उनके बारे में, तो 2013 में जहाँ 1.7 थे, वही 2013 में नॉन सैलरीड 1.3 थी, ये तो बढ़ के 2.3 हो गए, लेकिन नॉन सैलरीड जो है प्रोफेशनल्स है वो 1.9 से 2.3 ही हुए। तो जहां पर इनकी इतनी बढ़ोतरी होनी थी वहां पर इतनी बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिली। और जब एवरेज टैक्स पेमेंट की भी हम बात करते हैं, टैक्स देने की भी बात करते हैं, तो उसमें जहां पर सैलरीड है वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू जो नॉन सैलरीड या प्रोफेशनल है उनसे। तो 3 प्रोफेशंस मेन में दिए गए हैं, लॉयर, डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है ये है टैक्स पेयर्स के लिए, ठीक है, और ये टोटल। तो कितने लॉयर्स में कितना जो फिगर्स इन लैख दिया हुआ है, तो केवल 2.6% है, ठीक है। डॉक्टर्स में भी 4.2% लैख ही देते हैं, और चार्टर्ड अकाउंट भी काफी एक कम आंकड़ा ये दिया गया है। तो जो एक नया सिस्टम लाने की बात की गई है, वो सिस्टम लाने की जरूरत क्या है, उसके कारण क्या है? तो जो पहला बिंदु बताया गया है वो है कि एक जो टैक्स नेक्सस रहता है टैक्स पेयर और ऑफिसर के बीच में, उसको अवॉइड करने का। तो ये जो ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म किया गया है उसमें फेसलेस असेसमेंट की, फॉर एग्जांपल चेन्नई का करदाता है और उसका असेसमेंट भारत के किसी और देश का जो टैक्स पेयर अथॉरिटी है वो करेगी। पहले क्या होता था, चेन्नई का है तो चेन्नई की जो टैक्स अथॉरिटी होती थी वही होती थी, तो एक साठ गांठ हो जाती थी ऑफिसर और टैक्स पेयर के बीच में, जिससे टैक्स अवॉइड होता था। तो अभी ऑनरिंग द ऑनेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं इस और ही एक कदम है। उसके बाद में एक डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी बढ़ाने की भी जरूरत है। जैसे हमारे सिर्फ हमारी टैक्स या हमारी आयकर जो विभाग है सरकार का, केवल वही नहीं, हमारे सारे विभागों में एक जो कमी देखने को मिलती है कि वो सारे अंडर स्टाफ्ड है। तो उसमें एक डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी और अच्छे लोगों को लाने की जरूरत है, और लोगों को लाने की जरूरत भी है। तो ये एक कमी की और ध्यान दिलाया है। उसके बाद में जो स्क्रूटनाइज करने का जो टाइम होता है, आपने फेसलेस असेसमेंट तो लेकर आ गए, लेकिन जो बर्डन होता था एक एक टैक्स ऑफिसर के ऊपर वो तो अभी भी उतना ही रहेगा। यहाँ पर जैसे बिजनेस इनकम से उसका एक मैनिपुलेशन, चार्टर अकाउंट बोलते हैं कि बिजनेस का चार्टर अकाउंट से काम ही होता है कि टैक्स जो इनकम से टैक्सेबल इनकम है उसका मैनिपुलेशन करके उसको टैक्स ब्रैकेट से कम किया जाए या कम टैक्स के लिए मेन उद्देश्य चार्टर अकाउंटेंट का आज हमारी कंट्री में वही बन गया है। तो कहीं ना कहीं जब एक एक बिजनेसमैन जब चार्टर अकाउंटेंट को इतना ज्यादा पैसे देता है इस मैनिपुलेशन के लिए, तो आप उसका स्क्रूटनाइज कैसे कर पाएंगे? तो ये स्क्रूटनाइजेशन का जो टाइम है उसको कम करने के लिए भी हमारा वर्कफोर्स बढ़ाने की जरूरत है।
तो चलिए आज का न्यूज़ एंड फ्लैश देखते हैं। पहला है डीएनए बिल के बारे में। डीएनए बिल काफ़ी समय से हमारे देश में चर्चा थे। अमेरिका जैसे देश में तो ये 1994 में ही आ गया था, लेकिन हमारे देश में ये अभी तक नहीं आया है। तो इस पे चर्चा कैसे चालू हुई? तो जो ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री जो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी में। तो जो स्टैंडिंग कमिटी है उसके अध्यक्ष जयराम रमेश है, कांग्रेस पार्टी से आते ही ये। तो तो इस कमिटी ने इसे प्री मैच्योर कहा गया है कि ये काफी प्री मैच्योर है और जितना अच्छी होनी चाहिए थी रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है। जरूरत के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से रिपोर्ट नहीं है। तो इसमें एक जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें ये है कि यहाँ पर आप एक ऐसा प्रोविजन तैयार हो सकता है कि जिससे कहीं ना कहीं जो कास्ट और कम्युनिटी प्रोफाइलिंग हो सकती है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्राइम हुआ है तो जो आरोपी आप उसका डीएनए कलेक्ट करेंगे, उसके जो रिलेटिव्स है आप उसका डीएनए कलेक्ट करेंगे। अभी बात ये आ जाती है कि आरोपी है वो, ठीक है, उसको अभी तक सजा सुनाई नहीं गई है क्योंकि आरोपी तो आपने बना दिया, कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद में हो सकता है कि उसको बरी कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा और उस पे गलत इल्जाम लगाया हो ये साबित हो जाए। तो आपने उसका डीएनए तो कलेक्ट कर दिया, लेकिन आपने इसका कोई प्रोविजन नहीं करा कि उस डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, या तो वो जिस अथॉरिटी के पास में, जिस रीजनल या नेशनल अथॉरिटी के पास में जाएगा, तो वो उसको किस प्रकार से हैंडल करेगी, इसके बारे में कोई भी एक प्रावधान नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक इंडिविजुअल प्राइवेसी रहती है उसको, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया गया है। उसके बाद में कोविड-19 जो है वो बोंडास ट्राइबल कम्युनिटी जो जनजातीय समूह है ये वहां तक पहुंच चुका है। तो कर्नाटक, वो सॉरी, जो उड़ीसा एक प्रदेश है जिसमें 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती है। उनमें से जो 13 पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है। वर्नेबल यहाँ पर मोर मोर प्रोन टू रिस्क, मैंने आपको कल भी बताया था कि जिन्हें ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। उनमें से इन 62 में से 13 वहां पे पीवी पीजे जो कि है पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। तो ये डिफरेंट वहां के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो वापस हम बोंडास के बारे में चर्चा करते हैं। तो बोंडास का टोटल वहां पे पॉपुलेशन जो है वो है 7,000 की जनसंख्या ये रखते हैं। तो अभी देखने वाली बात ये रहेगी कि जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो हमारी जनजातीय समाज है, वहां पे कोविड-19 की पहुंच हो गई है। तो सरकार अब इसको कैसे संभालती है? तो हमारे परीक्षा की दृष्टि से एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं कि बोंडास जो समुदाय है वो कौन से प्रदेश में आते हैं। उसके अलावा अ, जो पीवीटीजे होता है, पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब जो है, वो ज्यादातर किस प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। उड़ीसा प्रदेश में कितने ट्राइबल कम्युनिटीज है। तो ऐसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से एक प्रश्न हो जाता है। उसके बाद में एक रोप वे का इनॉग्रेशन हुआ है। 1.8 किलोमीटर रोप वे ब्रह्मपुत्र रिवर के अक्रॉस बनाने की बात हुई है। तो ये जो रोप वे बना है ये 56 करोड़ में बना हुआ है। ठीक है, ये भारत का लॉन्गेस्ट रोप वे है अक्रॉस द रिवर में। ठीक है, अक्रॉस द रिवर में है, नदी के ऊपर बना हुआ ये सबसे बड़ा रोप वे है जो कि गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ता है। तो इसका एक बड़ा फायदा वहाँ की जनसंख्या को ये मिलेगा कि जो पहले अब 30 मिनट का समय होता था वो अब ये रोप वे से केवल 8 मिनट में ही तय कर दिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं वहाँ का जो टूरिज्म है, वहाँ का जो पर्यटन है प्रदेश का, उसको भी एक अच्छी पहुंच मिलेगी, उसको भी, उसका भी एक अच्छा प्रमोशन होगा। तो आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। करते रहिए, मेहनत करते रहिए।